आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का जो डर है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम लोग जो है एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से। और आज है हमारा डे 20 ऑफ 45 डेज चैलेंज और चैप्टर का नाम है छठा, जो कि है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यहाँ पर बेसिकली आपातकाल यानी इमरजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 के अंदर ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है और जा करके वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। डेली के 5 क्वेश्चन हम डालते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। जैसे ही आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद एक कम्युनिटी का सेक्शन मिलेगा, नहीं तो यहीं पर पोस्ट लिखा होगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस करवाता हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस की एमसीक्यू को हम इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को देखने के बाद अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप इसी के अंदर जा करके ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो आप जा करके अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका आंसर दे भी रहे हैं, आप लोग भी जा करके उसका आंसर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ही। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है डे वाइज जो है वीडियो पूरी मिल जाए, डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे करके, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है, जहाँ पर लिखा होगा प्लेलिस्ट। उस पे जाने के बाद आपको हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू की सीरीज़ मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बना रखी है। जाइए जा करके इस चीज़ का लाभ उठाइए। और आपको पता है हमारा ये है सुकून, बहुत पेपर जो है आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। इस चीज़ को आप अच्छे से थोड़ा याद रखिए। और ये रहा डे 20 का पार्ट 2, जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है। अरे ये क्या, पहला क्वेश्चन का है? अरे ये जानबूझ के हमने करवाया है। बेसिकली क्या है ना कि कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। ठीक है जी। तो आप लोगों को तो पता चल चुका होगा कि 1971 के अंदर लास्ट जो है चुनाव हुआ था, याद आया? चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है भारी विजेता से जो है जीत गई थी, भारी मतों से जो है वो जीत जाती है। कौन सा नारा दिया था उन्होंने? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, याद आया? गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था। दूसरा जो गैर कांग्रेसी दल है यानी कि ग्रैंड अलायंस, उन लोगों ने क्या दिया था? इंदिरा हटाओ नारा। तो लोगों ने किसको प्रेफर करा, किसको चूज करा? गरीबी हटाओ नारों को चूज करा, यानी इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री के पोस्ट पर डलवा दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जेपी नारायण जो है आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। छात्र आंदोलन हो रहे हैं, उसी के साथ रेल हड़ताल वगैरह भी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। अब बेसिकली मुझे यहाँ पर बात आपको ये बतानी है कि जब आपका 1900 कब लगा था आपातकाल? 25 जून 1975 में आपका आपातकाल लगा था, है ना? जब आपका आपातकाल लगा तो क्या क्या आखिरकार बदलाव हुए थे, वो आपको अब यहाँ पर समझने की जरूरत है। क्योंकि यही बदलाव अगर आप 6 नंबर या 8 नंबर में लिख करके आएंगे ना, तो ट्रस्ट में सारे बटे में से बटे आपको फुल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। पहला क्या बदलाव आया था? निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है जी। गिरफ्तारी हुई थी, जिस गिरफ्तारी के अंदर भी जो है ना 676 तो नेता लोग थे, प्लस मतलब और कुल देखा जाए तो कुल कितने थे? कुल थे आपके लगभग 1,11,000 के लिख देता हूँ। ठीक है। 1,11,000 टोटल जो है लोग गिरफ्तार हुए थे निवारक नजरबंदी कानून के तहत, जिसके अंदर 676 तो ओनली नेता लोग थे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है हमें कि निवारक नजरबंदी होता क्या है। ये निवारक नजरबंदी एक कानून है जिसके तहत किसी को शक के, अगर मुझे डाउट हो रहा है, उसके डाउट के हिसाब पर ही जो है मैं किसी को अपने कब्जे में ले सकता हूँ। ये होता है निवारक नजरबंदी। ठीक है जी। तो इस कानून के तहत जो लगभग 1,11,000 लोगों को जो है जेल में डाला गया था। सेकंड क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव देखने को मिला हमें? जैसे ही आपका आपातकाल घोषित हो जाता है तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि निवारक नजरबंदी के तहत इतने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये अभी बताते हैं ना आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये थोड़ा ना आराम आराम से लिख लो ताकि हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक रहे, क्योंकि भाई टैब पे लिखने में ना थोड़ी सी कठिनाई होती है। ओके। तो हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये भी जो है आपका देखने को मिलता है हमें।
आपातकाल के लगने के बाद। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? अगर आपने 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें लिखा भी होता है कि बंदी को प्रत्यक्ष यानी हमारे कोर्ट के सामने लाया जाए, ये बताया जाए कि सरकार ने किस जुर्म के अंदर उसको जेल में डाला है। तो ये जो अधिकार होता है इसको भी छीन लिया गया था आपातकाल के लगने के बाद, इस वजह से इस चीज़ को भी आप लगा सकते हैं। जितने भी ये भारी भरकम आपको ये शब्द देखने को मिल रहे हैं ना, मेरा विश्वास मानो, जैसे आप ये सारे वर्ड्स लिखोगे ना अपने आंसर शीट के अंदर, एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाएगा आपसे। तीसरा क्या प्रभाव देखने को मिलता है हमें कि पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित एक कन्नड़ लेखक थे। कन्नड़ एक लेखक थे, ठीक है जी। लेखक का क्या नाम था? शिवराम कारंत, ठीक है जी। शिवराम कारंत जो है वो कन्नड़ लेखक थे। उन्होंने जो है ना इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज़ या आंदोलन देने के चक्कर में उन्होंने जो उनको जो सम्मान मिला था ना, पद्मश्री से उनको नवाजा गया था, वो टाइटल जो है, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड वापिस कर दिया था विरोध के चक्कर में, विरोध अपना जताने के लिए। सेम इसी तरीके से एक और विरोध जो है जताया जाता है किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। इनको क्या मिला था? इनको मिला था पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड काफ़ी मतलब ऊंचे अवार्ड होते हैं, हाई सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं। तो पद्मश्री से जो है हिंदी के एक लेखक है, हिंदी के लेखक थे कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये भी जो है इन दोनों लेखकों ने जो है अपनी जो अवार्ड इन लोगों को मिला था, उन दोनों अवार्ड्स को जो है वापस लौटा देते हैं। तो ये कुछ बदलाव थे जो आप लोगों को याद रखने। अब इनके अलावा सबसे बढ़िया वाला बदलाव क्या आता है वो देखिए जरा। आप लोगों को याद होगा कि 12 जून 1975 के अंदर इलाहाबाद यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद जो आपका न्यायालय था, इलाहाबाद न्यायालय, उसने क्या ऑर्डर दिया था? आपको याद आ रहा है कुछ? इसने क्या कहा था? एक आदमी था ना जिसने एक वो डाला था, क्या बोलते हैं, अपील डाली थी, जिसका नाम था राज नारायण। इस राज नारायण ने क्या करा था? इनने बोला कि कोर्ट के अंदर जाकर के बोला कि सरकार मालिक, 1971 का जो चुनाव हुआ था ना, उसके अंदर जो है इंदिरा गांधी सरकारी सेवकों की बदौलत जो है चुनाव लड़ी है, वो मतलब जीती है वो, ऐसा कहता है कौन? राजनारायण। कहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर के। जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है इंदिरा गांधी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रहेगी, अब वो सांसद नहीं है, और 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव लड़ो और अपने आप को प्रूव करो, अदरवाइज आप प्रधानमंत्री की पोस्ट से भी आपको रिजाइन मारना पड़ जाएगा। ये कौन देता है ये सारे ऑर्डर्स? ये दे रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे ही आपका ये इलाहाबाद हाई कोर्ट देता है, देखो कब का ये डेट, 12 जून का है, तो आपको पता है सारा खेला कब होता है? 25 जून को होता है, ठीक है, 25 जून 1975 में। जस्ट इसके एक दिन पहले ही 24 जून 1975 के दिन सुप्रीम कोर्ट की साइड से एक और आता है ऑर्डर, और वो बोलते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑर्डर होता है ना उसको पास कर देते हैं, बोलते हैं कि ये अभी वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है इस समय पर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी अभी सांसद रहेंगी, प्लस लोकसभा की कोई भी जो भी सभा होगी उसके अंदर लेकिन वो भाग नहीं ले सकती हैं, और जब तक ये जांच पड़ताल नहीं हो जाता तब तक जो है ऐसे चलता रहेगा। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट बोल देता है, जिसकी वजह से अगले ही दिन जो है 25 जून 1975 को ही मध्य रात्रि के अंदर जो है आपका आपातकाल की घोषणा हो जाती है। ये बातें आई होप आप सभी लोगों को पता चल चुकी होंगी। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी करी हुई है। ये वाला तो खैर नया था, ठीक है। एक और चीज़ थी जो आप लोगों को मुझे बताना था, वो क्या? जब ये आपातकाल लगा था ना, तो आपातकाल लगने के बाद जो है ये बोला चलने लगा, इंदिरा गांधी ने एक प्रावधान लेकर के आई, एक वो क्या कि प्रधानमंत्री प्लस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति प्लस वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, इन तीनों के निर्वाचन इन तीनों के निर्वाचन के ऊपर इन तीनों के निर्वाचन के ऊपर जो है अदालत के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी जो है प्रावधान इंदिरा गांधी जो है लेकर के आती हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा।
उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें कि एक आता है फिर 42वां संशोधन। 42वां संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन है आपका 42वां संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था, और इसी को जो है लघु संविधान भी कहते हैं इसी को। इस 42वें संशोधन के अंदर क्या हुआ था? देखिए क्या होता है ना, बच्चे अक्सर ना इस वाले चैप्टर के अंदर इसलिए कंफ्यूज होता है बिकॉज ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इसीलिए आपको ना थोड़ा रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप भूलोगे नहीं फिर इस चीज़ को, ठीक है। तो 42वां संशोधन होता है 1976 के अंदर। संशोधन का मतलब क्या होता है कि संविधान के अंदर जो है ना सुधार करना होता है, ठीक है। तो 42वें नंबर का जो है सुधार किया जा रहा था, जो कि 1976 में हो रहा था। और वो क्या हुआ था वो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले 41 बार ऑलरेडी जो है सुधार हो चुका था संविधान के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या? सबसे पहला सुधार ये हुआ कि जो विधायिका होती है ना, आपको पता है कि जो नेता लोग हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। तो यहाँ पर बोला गया कि विधायिका का जो कार्यकाल है उसको 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। अब इस 6 साल करने से क्या होगा? जो चुनाव 1971 के अंदर आपका हुआ था, अब वो 5 साल के बाद कब होने वाला था? 1976 के अंदर। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी चालाकी से क्या करा कि उसको ना 6 साल कर दिया। मतलब क्या? अब वो चुनाव कब होंगे? 1978 में होंगे। ये बात हो गई थी, ठीक है। 1978-77 में हो जाएंगे। तो ये बात हो गई थी, जिसकी वजह से जो है इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, सपना क्या मतलब जो प्रधानमंत्री पद पे थी, वो 1 साल और एक्स्ट्रा लेके चली गई। समझ रहे हैं? और जैसे ही चली गई ना, तो आपातकाल जो है वो कब खत्म होता है आपका? आपातकाल खत्म होता है आपका कब? ये खत्म हो जाएगा आपका 18 महीनों के बाद। जब से आपातकाल लगा था ना, आपातकाल लगने के 18 महीनों के बाद जो है खत्म हो जाता है 1977 के अंदर ही, ठीक है। और ख़त्म होने के बाद जो है फिर क्या होगा? इसके बाद क्या होगा कि मार्च 1977 के अंदर दोबारा से चुनाव होंगे अब, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया ना भाई। तो इस वजह से अब दोबारा से जो है चुनाव होगा। और इस चुनाव के अंदर क्या होता है कि जो जनता है ना, वो आपातकाल लगाने का जो दंड है वो उस चुनाव के अंदर देती है। किसको? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी जो है वो हार जाती है इस बार, और दूसरे नेता लोगों की जो है पार्टी बन जाती है। इस बार जो इंदिरा गांधी हारी है ना भाई, ये प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आ रही है, ना कि किसी राज्यों के अंदर, ठीक है। इसके बारे में हम भी आगे चर्चा करेंगे। और टोटल भी 5 क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं। 5 में से बताइएगा कितने आपके करेक्ट हुए हैं। और हाँ, एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। चीज़ों को कनेक्ट करके बताऊंगा मैं आपको, सो डैट कि आप लंबे समय तक जो है याद रख सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की, जिसका क्वेश्चन का नाम क्या है? नाम क्या मतलब, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के विरोध में किस कन्नड़ लेखक ने अपनी पदवी लौटा दी? अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को, तो आप इसका जो आंसर है वो दे पाएंगे। इसका नाम क्या है जिसने ये पदवी लौटा दी थी? याद करिए। उनका नाम था शिवराम कारंत। इनका नाम ये था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ एक और जो है, हिंदी के लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। ये 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये रहा, देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1975 में आपातकाल के बाद सर्वप्रथम किस गैर कांग्रेसी नेता ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? आप सभी लोगों को पता होगा कि जब से आपका इलेक्शन के अंदर चुनाव हो रहा है, मतलब भारत के अंदर चुनाव हो रहा है, कब हो रहा है? 1950 के अंदर, आपको याद आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, यानी कि चुनाव आयोग का जो है गठन हुआ था इस टाइम पर, ठीक है। गठन हुआ था 1950 के अंदर, सॉरी 50 के अंदर। और 51 और 52 के अंदर आपका पहला आम चुनाव होता है, और उस आम चुनाव से लेकर के 1971 तक आपका क्या होता है? जो इंदिरा गांधी है वो जीतती आ रही थी बार बार। अब 1971 के बाद आपका दोबारा चुनाव होता है कब? 1977 के मार्च के अंदर। आपको पता होगा यार, ये मैं बता नहीं रहा जानबूझ कर। 1955 हो गया ना, फिर ये 57 हो गया था, फिर बाकी का मतलब है 3-4 हो रहे हैं इलेक्शन से। टोटल टोटल 5 इलेक्शन, छठा इलेक्शन था ये आपका वाला, ठीक है। तो इस इलेक्शन के अंदर क्या होता है आपका? मार्च 1977 के अंदर क्या होता है फिर? सबसे पहली बार जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो हार जाती है। कांग्रेस पार्टी का जो पीएम बनने वाला जो चुनाव होता है ना, मतलब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसके अंदर जो है इस बार इंदिरा गांधी हार जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पहली बार ये इतिहास के अंदर सबसे पहली बार हुआ कि कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री हो।
मतलब ये घटना कब हुई? मार्च 1977 के अंदर। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे अक्सर कि वो पहला कौन सा गैर कांग्रेसी नेता था, यानी कांग्रेस का नहीं था, वो कौन सा नेता था जो प्रधानमंत्री बना था, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। और इसी से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस कर रखी थी आप लोगों को, आपको याद होगा तो। पहली बार जो है ना कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जो कि अभी ये हुआ था ना 1977 वाला, इसके अंदर हार गई। और कौन बने प्रधानमंत्री अगले? वो बने थे मोरारजी देसाई। अभी जस्ट हमने डिस्कस करा ये चीज़, ठीक है। एक बार और याद करिए, जब मैंने आपको एक बार और बताया था कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे ना, यानी कि राज्य वाले चुनाव, जिसके थ्रू जो है कोई सीएम बनता है यानी चीफ मिनिस्टर बनता है राज्य के अंदर, तो हमने क्या डिस्कस करा था कि पहली बार जो है 1957 के अंदर, 1957 के अंदर केरल के अंदर जो है ना एक नेता थे, एक नेता क्या मतलब एक पार्टी थी, जिस पार्टी का क्या नाम था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी ने क्या करा था, इस पार्टी को जो है ना मतलब 60 सीटें मिली थी 126 में से। इनको हालांकि बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन इन्हीं की सरकार बनती है बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कुछ और पार्टियों ने जो है इनका सहयोग कर दिया था, जिसकी वजह से ये बहुमत में आ गए। और पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनती है कहाँ पर? केरल के अंदर। याद रखिएगा, पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनी है ये सरकार, ठीक है जी। ये नॉर्मली जो है दूसरे लोगों के साथ संगठन बना करके, गठबंधन बना करके सरकार बनी थी। और इसके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे EMS नंबूदरीपाद, ये थे वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर। अब ये तो हो गया आपका पहला चीज। दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि ये तो बोला हमने पूर्ण बहुमत नहीं थी ये, ठीक है जी, पूर्ण बहुमत नहीं थी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पूर्ण बहुमत के हिसाब से सबसे पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार किस राज्य के अंदर बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 के अंदर बनी थी। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर बनी थी। आप लोगों को इस चीज को याद रखना है। और वो कौन सी पार्टी थी जिसने ये चीज बनाई थी? द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, जस्ट इसका पहले वाले पार्ट के अंदर ही। और वो किसकी बदौलत आती है इस सत्ता के अंदर, तमिलनाडु के अंदर? हिंदी विरोधी आंदोलन की वजह से जो वो सत्ता के अंदर आती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और जो आपका ये 1977 का चुनाव हुआ था ना, ये भी जो मैंने आपको बताया, जहां पर सबसे पहले कौन बनता है प्रधानमंत्री? वो बनता है मोरारजी देसाई। इन मोरारजी देसाई जो है कौन सी पार्टी से थे? ये जनता पार्टी से थे। ये इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। कांग्रेस के जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने जो है जनता पार्टी का गठन किया था 1977 के चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि इंदिरा गांधी को ना अभी भी जो है कितनी सीटें मिली हुई थी? 154 सीटें जो है मिली हुई थी। और जो जनता दल और उसके प्लस सहायक दल हैं, यानी गठबंधन मान लेते हैं, उस गठबंधन को कितना मिला हुआ था? 330। और अकेले जनता पार्टी को कितना मिला हुआ था? अकेले, हाँ, 295 मिला हुआ था। तो ये कुछ पार्टियों का जो है आंकड़ा है। ये आंकड़ा वगैरह याद मत करना, बस इतना याद रखना है कौन था पहला, वो मोरारजी देसाई वगैरह चीजें, है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी और प्लस उनका जो बेटा था संजय गांधी, ये दोनों ही जो है चुनाव हार जाते हैं। वो कहाँ से हारते हैं ये भी बता देता हूँ। इंदिरा गांधी जो है आपका रायबरेली यानी यूपी से चुनाव लड़ा करते थे, वो खुद वहां से हार गई थी 1977 के चुनाव के अंदर। और संजय गांधी जो कि है अमेठी से लड़ते थे, उनके बेटे हैं ये, वो भी चुनाव हार जाते हैं 1977 वाला। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये बातें मैंने कुछ लिख दी हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही इंदिरा गांधी हार जाती है 1977 के चुनाव में, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा जनता पार्टी की साइड से, जनता पार्टी की सरकार बनाने में कौन होगा वो प्रधानमंत्री? इसकी रेस में ना, पीएम बनने की रेस में जो है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये तीनों जो है दौड़ रहे थे, जिसके अंदर मोरारजी देसाई की जो है सरकार बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान किस राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन जारी रखा? भाई, जब आपका 1975 के अंदर 25 जून 1975 के अंदर आपका आपातकाल घोषित हुआ था ना, तो उस टाइम पर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात का सपोर्ट किया था कांग्रेस पार्टी का कि जी हाँ, आपातकाल लगाना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी जो है अशांति हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका आपातकाल खत्म हो जाता है, तब जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है एहसास होता है कि ये गलती है, ये इसका हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं जरा। शाह जांच आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपकी जनता पार्टी की सरकार बनती है ना 1977 के अंदर, जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है जी। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है शाहजांच आयोग का जो है गठन करवाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं जे.सी. शाह। ठीक है जी। तो जे.सी. शाह जो उनके अध्यक्ष होते हैं। अक्सर क्या होता है ना, जिसका सरनेम होता है ना, उसी के सरनेम पे ही जो है आपका जांच आयोग या फिर किसी आयोग का जो है नाम पूरा पड़ जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अच्छा, कुछ बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो क्या, जब आपका 1977 के अंदर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो होता क्या है कि जनता पार्टी के अंदर ना अलग अलग प्रकार के लोग थे। बाद में जाकर के उनके विचारों के अंदर जो है मतभेद पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना था, मुझे बनना था। जिसके अंदर 3 नाम सबसे ज़्यादा आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मोरारजी देसाई हो गए, दूसरा आपके चौधरी चरण सिंह हो गए, तीसरे हो गए आपके जगजीवन राम। ये 3 लोग थे जो कि पीएम बनने के रेस में दौड़ रहे थे। अब इन तीनों का जो है ना अलग अलग फिर बाद में मुठभेड़ जो है बढ़ जाता है, तनाव बेसिकली जो है इनके बीच में लड़ाइयाँ जो है बेसिकली बढ़ जाती है। होता क्या है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 18 महीने तक बस सरकार रही इनकी। 18 महीने तक सरकार रही, और जो बाकी के जो 2 नेता लोग थे ना, उन्होंने अपना समर्थन जो है इनके यहाँ से खींच लिया। जैसे ही इन्होंने सरकार मतलब समर्थन खींच लिया, किसी ने, चौधरी चरण सिंह और ये जगजीवन राम ने, तब जब वह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने की पोस्ट पे से हट गए वो। और जैसे ही ये हटे तो कांग्रेस पार्टी, जो कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी है, उसने क्या करा, चौधरी चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे दिया। और जैसे ही समर्थन दिया तो चौधरी चरण सिंह की जो है सरकार बन जाती है। ये सरकार कब तक बनी रहती है? 4 महीने तक बनी रहती है, क्योंकि इंदिरा गांधी बोलते हैं कि अबे हटो, तुम जाओ, अब यहाँ से निकलो, अब मेरे को खुद से अपनी सरकार बनानी है। तब जाकर के जो है इंदिरा गांधी वापस से आती है, और ये 4 महीने की सरकार जो है चौधरी चरण सिंह की बनती है, और मोरारजी देसाई की 18 महीने तक बनती है। इसके बाद जो है अब दोबारा से चुनाव होंगे। अब वो कब होंगे दोबारा चुनाव? 1980 के जनवरी में जो है दोबारा से चुनाव होंगे। अब इस चुनाव के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो जनता पार्टी है वो हार जाती है, और वापस से जो है इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है वो जीत जाती है। टोटल 353 सीटें जो है वो जीत लेती है इस बार भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का वो क्या है, शाहजांच आयोग का गठन किस संबंध में किया गया था? तो ये बेसिकली आपातकाल के दौरान जो भी बुरे काम हुए, जो भी गलत काम हुए, उन सब की जांच पड़ताल करने के लिए ही शाहजांच आयोग का जो है गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चचा हमारे विधायक है। और इसी के साथ लेते हैं इस वीडियो में विराम। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।